हम आज बात करते हैं पार्ट परफॉर्मेंस की। पार्ट परफॉर्मेंस किसका, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किए हैं उनके पूरी तरीके से अगर हम उसे परफॉर्म नहीं कर सकते या सामने वाला उसे परफॉर्म नहीं कर सकता है तो उसके पार्ट भी परफॉर्म किया जा सकता है। इससे पीछे हम देख के आए थे कि जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करते हैं, सेक्शन 10 ने बताया था कि जब कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आदेश करेगा, ऑर्डर पास करेगा, तो उस समय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11, सेक्शन 14 और सेक्शन 16 के जो प्रोविजन है उन्हें ध्यान में रखेगा। अब सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11 है, उसने सीधे सीधे से कह दिया कि अगर ट्रस्टी ने अपनी पावर के बाहर जाकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, या उसने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है जो ट्रस्ट के साथ बनता है, उस समय उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। या सेक्शन 14 ने कह दिया अगर उसने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लिया है सेक्शन 20 में तब उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। या कंटिन्यूअस ड्यूटी इन्वॉल्व करता है जिसको कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता तब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। या किसी व्यक्ति की पर्सनल विल पर डिपेंड करता है, वोल्यूशन पर, पर्सनल स्किल पर डिपेंड करता है, सॉरी विल नहीं कहेंगे इसको, पर्सनल स्किल और क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है, तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप नहीं करा सकते। या अगर अपनी नेचर से ही वो डिटर्मिनेबल है तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते। खैर चलिए, अब यहाँ अगर हम बात करते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी कि जो परफॉर्मेंस है वो करने के लिए तैयार तो है लेकिन पार्टली तैयार है पार्टली तैयार नहीं है। अब यहाँ इसके लिए जो प्रोविजन है सेक्शन 12 में दिया हुआ है। सेक्शन 12 क्या कहता है, सीधे सीधे से एक्सेप्ट एज अदरवाइज हियरअफ्टर प्रोवाइडेड, यानी कि जब तक अन्यथा, हियरअफ्टर से मतलब इसके बाद में जो आगे आने वाले प्रोविजन होंगे, जब तक उसमें अन्यथा कोई उपबंधित ना हो, प्रोवाइडेड ना हो, कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि इन जनरल ये कह दिया कि कोर्ट जो है जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में कोर्ट पार्ट परफॉर्मेंस के लिए कोई ऑर्डर पास नहीं करेगा। लेकिन अब जब दूसरी स्थिति देखते हैं, वेयर ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट। देखो दो पार्ट, अब इसको आप यहां से लेके चलिए, आपके और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ पढ़ने और पढ़ाने को लेकर के, तय हुआ कि भैया ठीक है जो मेजर सब्जेक्ट हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, आईपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट है, एविडेंस एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, फिर इसके बाद ये मेजर सब्जेक्ट हो गए, इसके बाद माइनर सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इजीमेंट एक्ट है। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। Where a party to a contract is unable to perform the whole of his part, जहां संविदा के पक्षकार, संविदा में जो पार्टी है अपने पूरे पार्ट को, कॉन्ट्रैक्ट हुआ मान लीजिए, जैसा मैंने कहा कि मैं आपको पूरा ये पढ़ाऊंगा मेजर सब्जेक्ट भी और माइनर भी, और मैं दोनों मतलब पूरा सब कॉन्ट्रैक्ट को, पूरे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए ये मान लीजिए मैं किसी भी कारण से अनेबल हूँ, unable to perform the whole of his part of it, but the part which must be left unperformed be only a small proportion, यानी कि वो पार्ट, वो हिस्सा जिसे अनपरफॉर्म छोड़ा जाना है, जिसका परफॉर्मेंस नहीं किया जा रहा है, वो ऐसा है जैसे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हुआ, लिमिटेशन एक्ट हुआ, ये छोटे छोटे जो एक्ट हैं ये छोड़े जा रहे हैं, बाकी सब पढ़ा दिए गए हैं। जो बड़े बड़े एक्ट हैं, मेजर सब्जेक्ट हैं, only a small proportion to the whole in value, और उनकी जो वैल्यू है पहले वाले के मुकाबले, जो पहला पार्ट का है, जो कंसीडरेबल पार्ट है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जो बड़ा सब्जेक्ट, जो बड़े मेजर सब्जेक्ट है, उनके मुकाबले में कम है। एडमिट्स द कंपनसेशन इन मनी। अब क्या है, आपने कहा ठीक है सर कोई नहीं, आपने मेन सब्जेक्ट तो सारे कराई दिए, इसे हम खुद कर लेंगे, और उस स्थिति में कंपनसेशन इन मनी के द्वारा उसको एडमिट किया जा सकता है, उसके बारे में जो कंपनसेशन दिया जा सकता है। तो वहां क्या है, द कोर्ट में एट द सूट ऑफ आइदर पार्टी, किसी भी कोर्ट जो पार्टी है उसके सूट पर डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सो मच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज कैन बी परफॉर्म,
तो कोर्ट क्या करेगा, उस स्थिति में कह देगा ठीक है भैया जितना परफॉर्म किया जा सकता है उसे परफॉर्म कीजिए, एंड अवार्ड कंपनसेशन इन मनी फॉर द डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी क्या होगी, जिस पार्ट को अनपरफॉर्म छोड़ा जाना है, जो आपके माइनर सब्जेक्ट थे जिनके कह दिया कि ठीक है भैया इनको अनपरफॉर्म छोड़ा जाएगा या इनको परफॉर्म नहीं किया जा रहा है, तो इस स्थिति में इसके लिए जो कंपनसेशन है उसे आप अवार्ड कर दीजिए। तो दो चीजें आ गई, कोर्ट जब आदेश पास करेगा सब क्लॉज 2 में, वो ये देखेगा कि जो लोग पहले ये देखेगा जो पार्ट अनपरफॉर्म छोड़ा जा रहा है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है। अगर वहां ये दिखाई देता है उसकी वैल्यू पहले वाले के मुकाबले में बहुत स्मॉल वैल्यू का है, स्मॉल प्रोपोर्शन में है और कंपनसेशन इन मनी दिया जा सकता है, उस स्थिति में क्या करेगा, किसी भी पक्षकार के दावे पर, किसी भी पक्षकार की सूट पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए डायरेक्शन दे देगा उस पार्ट के लिए जिसको परफॉर्म किया जा सकता है। कह देगा ठीक है भाई तरुण जी आप कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, ये जितने भी मेजर एक्ट है फटाफट पढ़ाइए और जो माइनर एक्ट है इनके लिए आप इनको जो है कंपनसेशन दे दीजिएगा। पहली स्थिति क्लियर है। अब इसके बाद आइए जो सबसे सिंपल जो पोर्शन है वो आपका सब क्लॉज 3 है। सब क्लॉज 3 इससे आसान सेक्शन इस पूरे सब्जेक्ट में कोई सा नहीं है। आसान किस लिए, अब देखो ये कहता है कि वेयर ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज अनएबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट। पहले भी हम ये कह के चले थे जब सब क्लॉज 2 की बात करते हैं, वेयर ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट इज अनएबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट एंड द पार्ट व्हिच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म, जिसको छोड़ा जाना था वो स्मॉल प्रोपोर्शन में था, स्मॉल वैल्यू में था, उसकी वैल्यू कम थी, लेकिन यहाँ ये कह रहा है फॉर्म से कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द होल। यहाँ पे वो मेजर सब्जेक्ट थे ना, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आई और टीपी एक्ट, मेजर वाले सब्जेक्ट यही नहीं पढ़ा रहा। तो एडमिटिंग ऑफ कंपनसेशन इन मनी, चाहे तो उनके बारे में कंपनसेशन इन मनी आप डैमेजेस दिए जा सकते हो और कंपनसेशन दिया जा सकता हो, और डज नॉट एडमिट ऑफ कंपनसेशन इन मनी, या ऐसी स्थिति है कि कंपनसेशन इन मनी नहीं दिया जा सकता। कैसे कि पता लगा, मैंने कहा कि भैया एक दिन पहले मैं आपको बैठ के सारे सब्जेक्ट करा दूंगा, ये मेजर वाले जितने भी है एग्जाम से पहले, अब आप तो आराम से निगरान दें, अब एक दिन पहले मना कर दूंगा तो उस स्थिति में क्या होगा, आपको जो कंपनसेशन में कितना भी दे लूं लेकिन जो नुकसान होगा उसकी भरपाई तो होगी नहीं। पहले वाले में ये है कि आपको 25-30 दिन पहले मैं मना करता हूँ कि नहीं पढ़ा रहा भाई, तो उस स्थिति में ठीक है सर आप हमारा जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कर दीजिए। दो स्थिति होगी, फॉर्म से पहली तो ये है कि इसमें कंसिडरेबल पार्ट होता है वो उसका, फॉर्म से कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द होल, मतलब जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अपने आप में उसकी एक अलग ही वैल्यू है क्योंकि मेजर सब्जेक्ट है। दूसरी है कि उसके लिए कंपनसेशन इन मनी दिया जा सकता है, ठीक है, और तीसरी ये है या कंपनसेशन इन मनी नहीं दिया जा सकता। तो कोर्ट कह रहा है कि ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन ए डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि वो पक्षकार जो अपने पार्ट को, अब सीधे सा क्या है, अब मान लीजिए मैं को मेरा कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक तो ये जरूरी है कि अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म कराना चाहता हूं तो उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि जो मेरी लायबिलिटी है, जिन कंडीशन को मुझे पूरा किया जाना है उन्हें मैं पहले पूरा कर दूं। अब यहाँ ये कह रहा है कि सीधे सीधे से अब मैं पहले तो कंसिडरेबल पार्ट जो मेजर सब्जेक्ट है उसे तो आपको पढ़ा ही नहीं रहा, कह दिया पढ़ तक, तो उस स्थिति में क्या है, मैं स्पेसिफिक एनफोर्समेंट की डिग्री के लिए एंटाइटल्ड नहीं हूँ। लेकिन कोर्ट में एट द सूट ऑफ अदर पार्टी, अब क्या है, आपने सूट फाइल कर दिया, डायरेक्ट द पार्टी इन डिफॉल्ट टू परफॉर्म स्पेसिफिकली, कोर्ट क्या है कि मुझे आदेशित करेगा किस चीज के लिए, सो मच ऑफ हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज ही कैन परफॉर्म, यानी कि जितना मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, कह देगा अरे तरुण जी भैया जितना पढ़ा सकते हो उतना तो पढ़ा दो, कम से कम ये माइनर ही निपटा दो इन्हीं बच्चों के रात में, ठीक है भैया इन्हें निपटाएंगे। अब उसके लिए क्या कंडीशन है, इन ए केस फेलिंग अंडर क्लॉज ए, क्लॉज ए में क्या क्या था, कंपनसेशन इन मनी दिया जा सकता था, फॉर्म से और कंपनसेशन इन मनी दिया जा सकता था, तो अगर पेज और हैज पेड द एग्रीड कंसीडरेशन फॉर द होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या तो पूरे का आपने मुझे पैसा दे चुके थे या देते हो, जो
तय हुआ था, होल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें से क्या घटा लेना है, कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस बाय द कंसिडरेशन फॉर द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड। अब सपोज कीजिए कि 10 सब्जेक्ट है, कहा कि भाई 10 सब्जेक्ट को 1000 1000 1000 1000, और उसमें से 7 सब्जेक्ट ऐसे थे जो मेजर थे, उनके 7000 घटा के, सर ये माइनर सब्जेक्ट है, इनके 3000 बचते हैं, फटाफट लो जल्दी पढ़ा दो अभी बैठा के। पेज और हैज पेड, the agreed consideration for the whole of the contract reduced by the consideration for the part which must be left unperformed। पहली स्थिति होगी। अब जो दूसरी वाली कंडीशन थी, अगर वो क्लॉज बी की स्थिति है, क्लॉज बी में कह दिया कि कंपनसेशन इन मनी एडमिट कर ही नहीं सकता। क्यों भैया, रात में बिठा के भैया उस स्थिति में क्या होगा, पेज और हैज पेड द कंसिडरेशन फॉर द होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी अबेटमेंट। उस स्थिति में क्या होगा, अरे सर पैसे तो ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, सारे रख लो, बस पढ़ा दो, बस जितना भी उतने पढ़ा दो, इतने से ही काम चल जाएगा, पैसे देते हैं या दे चुके हैं। उस कंसिडरेशन फॉर द होल टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाना 10 की 10 रख ली, चुपचाप भरने की, विदाउट एनी अबेटमेंट, बिना किसी देरी की, बिना किसी गफलत की। एंड इन आइदर केस अब क्या होगा, relinquish all claims to the performance of the remaining part of the contract। सीधे सीधे से क्या है, अब इस स्थिति में अगर आप कहते हो अरे तरुण सर जो भी कुछ है जैसा भी आप पढ़ा दो, तो पहली स्थिति तो ये थी कि आपने भैया कंसिडरेशन इन मनी उसका हो सकता था, कंसिडरेबल अमाउंट का कंपनसेशन इन मनी हो सकता था, उसका घटा के मुझे दिया। दूसरी में कंपनसेशन इन मनी नहीं हो सकता था, तो आपने पूरा मुझे दे रखा था। उस स्थिति में क्या है, आप जो है अपना वो राइट खो दोगे, कौन सा, रेलिंक्विश वाला, रेलिंक्विश वाला जो राइट है, जो आपके कंपनसेशन जो डैमेजेस क्लेम करने का राइट है, उस राइट को आपको छोड़ना पड़ेगा। इन आइदर केस relinquishes all claims to the performance। फिर जितना आपने कहा ठीक है सर जितना भी इतना पढ़ा दो, छुट्टी करो, हम ना कह रहे आपसे कुछ भी, आप भी अपने घर ठीक रहो और हम भी अपने घर ठीक रहे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल राइट टू कंपनसेशन, और कंपनसेशन के रिगार्डिंग में जितने भी राइट हैं वे सारे भी छोड़ने होंगे, आइदर फॉर डेफिशिएंसी, चाहे डेफिशिएंसी के लिए हो, फॉर द लॉस और डैमेज, चाहे लॉस होता हो या नुकसान होता, सस्टेन बाय हिम, आपके द्वारा जितने भी नुकसान को भरे जाए हो, आपको जितने भी नुकसान होंगे, थ्रू द डिफॉल्ट ऑफ द डिपेंडेंट, यानी कि मेरे इस डिफॉल्ट के कारण आपको जो भी नुकसान होते हो, अगर आपने ये क्लेम करते हो कि ठीक है सर आप जितना पढ़ा सकते हो उतना आप पढ़ा दो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो इस स्थिति में मैं क्या करूंगा, पहली वाली है, पहली वाली जहां कंपनसेशन इन मनी उसको एडमिट करते हैं, तो आप घटा करके मेजर वाले का जो बचे हुए पैसे हैं वो आप मुझे दे देंगे। अगर कंपनसेशन इन मनी है नहीं है, या तो पूरे पैसे देते हैं या पूरे नहीं, पूरे पैसे देते हैं या दे चुके हैं, तो वो पूरे आप मुझे देने के बाद जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा आपके कहने पर, उसके बाद क्या होगा, आपका जो राइट है डैमेजेस क्लेम करने वाले का वो आप रिलिंक्विश कर देते हैं। क्लियर है, either for the deficiency or for the loss or damage sustained by him through the default of the defendant। अब मेरे डिफॉल्ट पर जितने भी नुकसानी आपको होनी है वो सब आपको क्या रिलिंक्विश करनी होगी। अब when a part of contract which taken by itself can and ought to be specifically performed, ऐसा पार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिसको स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जाना है, स्टैंड ऑन ए सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फुटिंग, वो अपने आप में क्या अलग प्रकृति का इंडिपेंडेंट फुटिंग पर खड़ा हुआ है अलग से, एंड फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट व्हिच कैन नॉट, जिसको ना तो किया जा सकता और ना ही पढ़ाई जाने की जरूरत है। अब मान लीजिए लिमिटेशन एक्ट की बात करोगे तो लिमिटेशन एक्ट का सपोज करो मैंने 1 से लेकर 32 तक सेक्शन आपको पढ़ा दिए, और उसके बाद क्या आर्टिकल है, आर्टिकल वो सारे आपको ये समझ लीजिए कि समझाने वाला कुछ है नहीं, बस उसमें आपको ये देखना है कि अगर चोरी का मामला तो कितने समय में आप चोरी सूट फाइल कर सकते हैं, अगर डेट की रिकवरी का मामला कितने समय में सूट फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। इसी तरीके से लिमिटेशन दी हुई है, अभी आपको रेगुलर आपको उसको अपडेट रहना पड़ेगा, पढ़ते रहना पड़ेगा, तब होगा, तो उनको जरूरत भी नहीं है पढ़ाई भी नहीं जाना क्योंकि आपको खुद पढ़ना है। स्पेसिफिकली परफॉर्म द कोर्ट में डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए फॉर्मर पार्ट, फॉर्मर पार्ट कौन सा है, जो इंडिपेंडेंट और इक्वल सेम फुटिंग पे है, इंडिपेंडेंट फुटिंग और सेपरेट पे, वो है 1 से लेके 32 तक के जो सेक्शन है लिमिटेशन एक्ट के, वो अपने आप है इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो क्या जनरल प्रोविजंस है, सब्सटेंटिव प्रोविजंस है
जो सार है उस लिमिटेशन का। जैसे आपका क्या है, सेक्शन 5 कंडोनेशन ऑफ डिले की बात करता है, वंस द लिमिटेशन हैज बीन वंस द टाइम हैज बीन स्टार्टेड इट शैल नॉट स्टॉप, यानी कि बीच में रुकेगा नहीं, पूरी वो लिमिटेशन चालू रहेगा। लेकिन उसके आगे कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, पता लगा जिस दिन छुट्टी है, जिस दिन उसको लिमिटेशन खत्म होना है सूट फाइल करने के लिए, उस दिन अगर छुट्टी है तो उस दिन क्या कि उस दिन के बाद अगले दिन लिमिटेशन खत्म होगा। तो ये जो प्रोविजन है ये 1 से लेकर 32 तक दिए हुए, तो ये अपने आप में क्या इंडिपेंडेंट फुटिंग पर है, इनको पढ़ाया जाना जरूरी। तो इस स्थिति में क्या होगा, कोर्ट क्या कह देगा कि जो पहले वाले पार्ट है भैया इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर दीजिए। अब इसके एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ए पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी डीम्ड टू बी अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट इफ ए पोर्शन ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर। अब देखो आप इसके साथ क्या है, सेक्शन 56 का पैरा 2 जोड़ दीजिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। वहां क्या कह रखा है, वहां फ्रस्ट्रेशन की बात की हुई है, फ्रस्ट्रेशन में कह दिया व्हेन एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज आर इन ए कंडीशन टू फुलफिल देयर liabilities, but subsequently due to some circumstances they are not in a position to fulfill their liabilities। ये क्या है, ये सेक्शन 56 के पैरा 2 के अकॉर्डिंग क्या होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन ने भी कह दिया, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट शैल बी डीम्ड टू बी अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट ए पोर्शन ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्टिंग एट द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस समय वो सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट करता था उस समय पर, लेकिन हैज सीज टू बी एग्जिस्ट। और उसके बाद क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जिस दिन आपको पूरा किया जाना था, वो जो मैरिज हॉल था ना जिसमें हर्षित भारद्वाज जी की शादी होनी थी, एक दिन पहले अर्थ फुकाया और वो मैरिज हॉल जमीन के नीचे एट द टाइम ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। या इसमें यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मैं उसे क्लियर करूं, अन्यथा की स्थिति में आगे चलूं। आगे चलूं भैया, खुश? जी सर, कोई डाउट नहीं है। प्रिया? जी सर, आगे चलिए, कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? जूबी? यस सर, क्लियर है। क्लियर है? यस सर। अब आप सेक्शन 13 की बात करते हैं। जो सेक्शन 13 है भैया आप इसे पढ़ेंगे सेक्शन 43 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के साथ मिला करके, क्योंकि सेक्शन 43 बात करता है फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टोबर की, और सेक्शन 13 बात करता है राइट ऑफ परचेजर और लेसी अगेंस्ट पर्सन विद नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। इसको ये इस तरीके से मान के चलिएगा भैया कि एक व्यक्ति जिसका इम्परफेक्ट टाइटल है या प्रॉपर्टी का टाइटल है ही नहीं, सपोज कीजिए जो हर्षित भारद्वाज जी हैं, हर्षित भारद्वाज जी को ये पता कि इनके पिताजी वाली जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि उनके अकेले बेटे हैं ये और अरबों रुपए की संपत्ति है, और ये वास्तविकता है जो भी बता रहा हूं, वो जो अरबों रुपए की संपत्ति है हर्षित जी को पता है पिताजी के बाद इन्हीं के पास आनी, इन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी, उन्होंने एक मुरादाबाद वाला प्लॉट पता था कि इसे बेच देते हैं पिताजी का, वो प्लॉट इन्होंने बेच दिया, पैसे ले लिए। अब क्या होता है, अगर देखा जाए तो इन्हें उस प्लॉट को बेचने का अधिकार तो था ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो सेक्शन 6 का क्लॉज 1 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो ये कहता है कि स्पेस सक्सेशन की बात करता है, क्योंकि सेक्शन 6 ने कहा था प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर मूवेबल और इमूवेबल कैन नॉट बी ट्रांसफर। उसी में स्पेस सक्सेशन भी था कि जो उत्तराधिकार की संभावना मात्र की बात की थी, यानी कि जहां बेचने वाले व्यक्ति को यह पता है कि कोई प्रॉपर्टी उत्तराधिकार में सक्सेशन में उसी के पास आनी है, तो उस स्थिति में उस प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। सेक्शन 6 के क्लॉज ए में उसको बाहर किया हुआ था, लेकिन इन्होंने बेच दी, कोई दिक्कत नहीं। अब उसे 43 में चले जाएंगे, वहां पे यहाँ पे सेक्शन 13 की बात करेंगे। सेक्शन 43 वह कहता है कि जो दूसरी पार्टी
दूसरी पार्टी कौन, जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, वहां अब उसके पास ये राइट है उस प्रॉपर्टी को, क्योंकि हर्षित जी के पास उस प्रॉपर्टी को बेचने का राइट था ही नहीं। इन्होंने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया, या सेल कर दी प्रॉपर्टी, लिखवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने एक तो उसको वॉइड डिक्लेयर ना कराया हो, क्योंकि वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा सेक्शन 17 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अकॉर्डिंग। उन्होंने उसको वॉइड डिक्लेयर ना कराया हो, तो अब उस स्थिति में आगे चलते हैं। यहाँ ये कहता है वेयर ए पर्सन कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट, दो चीजें हैं, एक तो बेचता है या किराए पर देता है। सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग नो टाइटल, हर्षित जी ने एक मकान बेचा या किराए पर दिया जिसको बेचने का और किराए पर देने का इनके पास कोई अधिकार नहीं था, और ओनली एन इम्परफेक्ट टाइटल, या था भी तो पिताजी ने इनको रहने के लिए दे रखा था, केवल इनके पास कब्जा था, ऑनरशिप नहीं थी। द परचेजर और लेसी, परचेजर जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है और लेसी जिसको किराए पर दिया हुआ है। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जब आगे आने वाले जितने भी अन्य प्रोविजन है, अन्य प्रावधान है, उनको दृष्टिगत रखते हुए हैज द फॉलोइंग राइट्स नेमली, अब उसके पास कुछ विशेष अधिकार हुए। अब ये जो विशेष अधिकार है ना, ये जो आगे दिए हुए ए से लेकर डी तक, ये सारे के सारे आपको एज इट इज रखे मिलेंगे सेक्शन 43 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। भैया चाहे तो दोनों एक्ट को साथ खोल लीजिएगा, दोबारा जब आप उसे वहां पढ़ोगे तो हो सकता है आपको दोबारा उसे देखने की जरूरत ना पड़े। ये कहता है इफ द वेंडर और लेसर, वेंडर और लेसर कौन है, यहाँ पे हर्षित जी हैं जिन्होंने मकान को बेचा या किराए पर दिया, है सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने जब बेचा या किराए पर दिया उसके बाद एक्वायर्ड एनी इंटरेस्ट, पिताजी ने वो मकान इनके नाम कर दिया, इन द प्रॉपर्टी, द परचेजर और लेसी, परचेजर जिसने वो खरीदा है या किराए पर लिया, मे कंपेल हिम टू मेक गुड, अब इनके जब पीछे पड़ जाएगा कि भैया जितना इंटरेस्ट जो आपको आया है, क्योंकि मैं आपको पैसे दे चुका हूँ, भैया मेरे नाम लिख दीजिए इसे, या किराया नाम है, जो भी कुछ है उसके लिए ये इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। सीधा सा ये है कि अब इन्होंने जो फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टोपल की बात कर रहे थे यहाँ पर, वो यही है कि उस सामने उस बात दूसरे पक्षकार के द्वारा जो परचेजर है और लेसी है उसके द्वारा इन्हें कंपेल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेक्शन 43 की टर्म्स वहां दिया हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट को वो डिक्लेयर नहीं कराया, वो अभी एज इट इज है। इनके पास जैसे ही वो टाइटल आया तो एस्ट्रोपल का नियम अप्लाई करते वो कहते हैं कि ठीक है भैया हर्षित जी लाओ मकान अब हमारे नाम ही करा दो, इसे हो गया, ये चाबी वाबी सब दो, इसकी वजह से चाबी भी ना मिल रही हमें। दूसरी स्थिति क्या, वेयर द कंकरेंस, देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, कंकरेंस और कन्वेंस है। वेयर द कंकरेंस ऑफ अदर पर्सन इज नेसेसरी फॉर वैलिडेटिंग द टाइटल, अब उस स्थिति में क्या है, क्या ये पता है कि इनके पिताजी की जो कंकरेंस है, या ये मान लो इनका कोई भाई है उसकी कंकरेंस, कंकरेंस से मतलब सहमति, वो जरूरी है उस टाइटल को वैलिडेट करने के लिए। एंड दे आर बाउंड टू कंकर एट द रिक्वेस्ट ऑफ वेंडर और लेसर, यानी कि वो हर्षित जी के रिक्वेस्ट पर वे बाधित है, वे बाउंड है कि वे कंकरेंस दे देंगे। अब हर्षित जी ने तो इनको कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। द परचेजर और लेसी, जिनको दो दूसरे पक्षकार है, जिनको प्रॉपर्टी बेची गई है, किराए पर दी गई है, वे कंपेल हिम, वो क्या है फिर हर्षित जी के ऊपर दबाव बनाएंगे टू प्रोक्योर सच कंकरेंस, भैया तुम उनकी सहमति तुम दिलाओगे, तुम्हारे कहने से देंगे। दूसरी स्थिति क्या, एंड व्हेन ए कन्वेंस, कन्वेंस क्या होती है, कन्वेंस इज द डॉक्यूमेंट बाय व्हिच प्रॉपर्टी इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, कन्वेंस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा प्रॉपर्टी का हस्तांतरण किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कन्वेंस। चाहे उसे आप सेल डीड कह सकते हैं, मोर्गेज कह सकते हैं, लीज कह सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी होगी, दैट इज कॉल्ड कन्वेंस। एंड व्हेन ए कन्वेंस बाय अदर पर्सन इज नेसेसरी टू वैलिडेट द टाइटल एंड दे आर बाउंड टू कन्वे एट द रिक्वेस्ट ऑफ द वेंडर और लेसर, अब हर्षित जी ने क्या एग्रीमेंट टू सेल तो कर दिया, एग्रीमेंट टू सेल कर दिया कि ठीक है जी, अब उसके बाद क्या कन्वेंस किसके द्वारा होना है, क्या ये मान लीजिए इनके दोनों प्रॉपर्टी बेच दी और वो पार्ट जॉइंट प्रॉपर्टी थी, तो दूसरे जो भाई है इनका छोटा है वो इन्हीं के हिसाब से काम करता है, इनके कहने से वो प्रॉपर्टी को कन्वे कर देगा। बाउंड टू कन्वे एट द रिक्वेस्ट ऑफ वेंडर लेसर, द परचेजर और लेसी वे कंपेल हिम टू प्रिपेयर सच कन्वेंस, फिर उस कन्वेंस को एग्जीक्यूट कराने के लिए वे हर्षित जी को
कंपेयर कर सकते हैं। अब दूसरा, हर्षित जी ने क्या कही, अरे भाई मेरी जो प्रॉपर्टी है इस पे कोई देनदारी नहीं है, आप चिंता ना करो, क्योंकि प्रॉपर्टी लॉ का एक नियम है, द प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफर फ्री फ्रॉम एनी एनकम्बरेंस। एनकम्बरेंस यानी कि उसके ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए जिससे वो ट्रांसफर की जाती है। अब अगर मान लो है भी, हर्षित जी ने कह दिया भैया इस पे कोई चार्ज नहीं, कोई देनदारी नहीं, तो यहाँ पर, लेकिन हर्षित जी ने प्रॉपर्टी को मोर्गेज कर रखी थी, पैसा उधार उठा रखा था उसने। अब उस स्थिति में क्या होगा, वेयर द वेंडर प्रोमिसेस टू सेल unencumbered property but the property is mortgaged for an amount not exceeding the purchase amount, लेकिन जिस अमाउंट के लिए उस प्रॉपर्टी को मोर्गेज किया हुआ था, वो मोर्गेज अमाउंट जो सेलिंग अमाउंट थी प्रॉपर्टी की, सपोज कीजिए 5 लाख रुपए में प्रॉपर्टी बेची और इन्होंने मोर्गेज जो उधार लिया हुआ था वो 2 लाख रुपए लिए हुए थे, एंड द वेंडर हैज इन फैक्ट ओनली अ राइट टू रिडीम इट, और जो रिडेम्पशन का जो राइट था, रिडेम्पशन कौन कराएगा, जो मोर्गेज सीधे सीधे से वेंडर है उसी के पास है, जो मोर्गेजर है मोर्गेज प्रॉपर्टी को रिडीम कराएगा कि भैया उसके पैसे देगा, और रिडीम से क्या प्रॉपर्टी को फ्री कर दे, रिडीम इट द परचेजर मे कंपेयर हिम टू रिडीम द मोर्गेज। अब जो परचेजर है क्या है, हर्षित जी को कहेगा भैया ये जो तुमने पैसा इसको उधार ले रखा है ये भी चुकता करके दो, and to obtain a valid discharge and where necessary also a conveyance from the mortgagee। फिर उस स्थिति में क्या होगा, अगर जरूरत है तो mortgagee से कन्वेंस या कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कराएगा जो केवल और केवल हर्षित जी के बिहाफ पर ही हो सकता है। अब दूसरा क्या, where the vendor or lessor sues for specific performance of a contract and the suit is dismissed on the ground of his want of title or imperfect title। अब ये हर्षित जी क्या है, इन्होंने स्पेसिफिक एग्रीमेंट टू सेल किया हुआ था, एग्रीमेंट टू सेल के लिए इन्होंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल किया कि भैया मैंने एग्रीमेंट टू सेल किया हुआ है, ये प्रॉपर्टी खरीद नहीं रहे हैं और इनको आदेशित किया जाए कि बाकी बचा हुआ जो पैसा है उसे मेरा मुझे दे और अपनी प्रॉपर्टी ले ले। अब उस स्थिति में क्या होगा, कोर्ट ने कह दिया कि भैया आपके पास तो टाइटल है, इनको कैसे बेच दोगे, इनका सूट डिसमिस कर दिया। द डिफेंडेंट हैज ए राइट टू रिटर्न ऑफ हिज डिपॉजिट, जो पैसे क्या है डिपेंडेंट ने, जो परचेजर ने या लेसर ने दिए थे बयाने के तौर पर एग्रीमेंट टू सेल में डिपॉजिट किए थे, इफ एनी विद इंटरेस्ट देयर ऑन, फिर उसके साथ इंटरेस्ट भी, टू हिज कॉस्ट ऑफ द सूट, और जो इनके बाद में इनके जो परचेजर है या लेसी है जितने भी पैसे उनके सूट में खर्च हुए हैं, सूट के जो खर्चा है, एंड टू एलियन फॉर सच डिपॉजिट, और लियन जितना भी है, अगर जो कोई पैसे जो है इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट इफ एनी ऑफ द वेंडर और लेसर इन द प्रॉपर्टी व्हिच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो उस स्थिति में क्या है, अगर हर्षित जी का सूट कोर्ट के द्वारा डिस्मिस कर दिया गया, तब जो दूसरी पार्टी है, दूसरी पार्टी ने जो पैसे इनके पास जमा करा रखे थे या किसी व्यक्ति को दे रखा था और उसके साथ जो इंटरेस्ट भी है और इनके जो बाद का खर्चा भी है वो देने के लिए भी हर्षित जी बाधित होंगे। दूसरी पार्टी का राइट है वो इनसे उन सारी चीजों को ले ले। The provision of subsection 1 shall also apply as far as may be contract for sale or hire of movable property। आप देखो सीधे सीधे से सेक्शन 2 ने कह दिया, सेक्शन 13 में जब हम बात करके चले, सेक्शन 13 के क्लॉज 1 में इमूवेबल प्रॉपर्टी की हम बात चल रहे थे, सेम चीज सेम प्रोविजन ऐसे के ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में भी लागू हो गई। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। ठीक, अब देखो सेक्शन 14 में पहले भी बता चुका हूँ, सेक्शन 14 ये बताता है कि किन कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किया जाएगा, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम नहीं करा सकते। तो उसमें सबसे पहला कहता उन कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता जिनको सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा दिया गया है।
सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या है? सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऐसा है कि पता लगा जैसे मेरे और आपके बीच में पढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैंने अगर नहीं पढ़ाया है तो आपने क्या है 1 महीने का नोटिस दे करके मुझे किसी दूसरे व्यक्ति से आपने वो अपने सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं और पढ़ लिए, आपने पेमेंट भी कर दिया, तो उस स्थिति में क्या है जितना भी डैमेजेस था, जो भी कंपनसेशन था वो मुझसे ले लिया था। तो अब उस स्थिति में आप क्या कहेंगे, अच्छा सर ने पढ़ाया नहीं था, चलो इनसे पढ़वाते हैं, सूट फाइल करेंगे, सूट फाइल कर दिया, वहां मैं प्ली लूंगा सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस इन्होंने करा लिया है इसका, मेरी जगह पर इन्होंने जो है जो भी से पढ़ लिया है और जो पेमेंट जो फीस है जो इन्होंने मुझे दी थी वो भी मैंने इनको वापस कर दी थी। तो कोर्ट क्या करेगा, पहले वाली क्लॉज को अप्लाई करते हुए कह देगा वेयर ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20 द कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स। दूसरा, एक कॉन्ट्रैक्ट अब जो उन मामलों में जिनमें क्या है कंटिन्यूअस ड्यूटी इन्वॉल्व होती है कि भैया 24 घंटे काम करते रहे और उन्हें क्या है कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता, क्योंकि अब कोर्ट के साथ ऐसा तो है नहीं भैया कि 24 घंटे किसी के पीछे लट लेके घूमता रहेगा, भैया कर भैया इसको कर भैया इसको। तो उन मामलों को क्या कहेगा, ये सर्कमस्टांसेस और परिस्थितियों से तय होता है कि हाँ जो जितने भी मामले हैं इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो नेचर से तय करते हैं वेदर दे हैव इन्वॉल्व ए कंटिन्यूअस ड्यूटी और नॉट, which cannot be supervised by the court or not. A contract, the performance of which involves the performance of a continuous duty, which the court cannot supervise. तीसरी स्थिति क्या होगी भैया, तीसरी स्थिति यह है कि अगर वे मामले ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी व्यक्ति की पर्सनल क्वालिफिकेशन पर या उसकी स्किल पर डिपेंड करते हैं, जैसे अब इतनी देर से आप हमें शौक तो बचा रहे थे, मैं बता तो रहा था कि भैया कि जितना भी आपके मेरे बीच में पढ़ाने को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, आप इसके लिए कोर्ट में जाएंगे, लेकिन सेक्शन 14 का क्लॉज सी कह देता है कि भैया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसी व्यक्ति की पर्सनल क्वालिफिकेशन पर बेस्ड हैं, उस पर डिपेंड करते हैं, तो उन कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक एनफोर्समेंट नहीं किया जा सकता। यानी कि अब कोर्ट भी मुझे ये नहीं कहेगा कि तरुण जी आप इन बच्चों को पढ़ा दो, अब तो मेरी विल है भैया, पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ लेकिन इतना जरूर है कि जो कंपनसेशन है जो डैमेजेस है वो आप लोग उससे क्लेम कर सकते हैं। एंड ए कॉन्ट्रैक्ट विच इन इट्स नेचर डिटरमिनेबल क्या है कि अगर आपके और मेरे बीच में लिखित में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप पढ़ेंगे, अगर मैं अपनी ड्यूटी में कोई डिफेयर करता हूँ तो मैं आपको इतना जो क्या नाम है, आपने जब कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था वहां पढ़े थे लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड डैमेज। लिक्विडेटेड डैमेज कौन से थे, जो पहले से तय थे, जिनको कॉन्ट्रैक्ट के पढ़ते समय तय कर लिया जाता है, अनलिक्विडेटेड जिनको कॉन्ट्रैक्ट में जिनको तय किया जाता है। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट में डाल के चले ठीक है भैया अगर मैं कोई डिफॉल्ट करता हूँ तो मैं आपकी पूरी फीस और उसके ऊपर इतने पैसे दूंगा। अब दूसरी शर्त क्या है, अब उसमें हमने ये भी तय कर रखा था कि भैया डेली सारे के सारे क्लास में अटेंड करोगे, अगर कोई सा भी नहीं आया ना तो जो फीस है वो और उसके ऊपर पेनल्टी और दोगे, जो अभी तक लगाई नहीं है मैंने, किसी में भी सारे भाग जाते हैं इधर उधर। एक कॉन्ट्रैक्ट विच इन इट्स नेचर डिटरमिनेबल, अगर कॉन्ट्रैक्ट में चीज अगर हमने लिखी हुई है, अब पता लगा मैंने नहीं पढ़ाया और आप कोर्ट चले गए, तो कोर्ट क्या करेगा, अरे भैया जब कॉन्ट्रैक्ट में आप तय करके चले हो कि अगर कोई डिफॉल्ट होता है जिसकी भी तरफ से उसके लिए इतना हर्जाना लेकर छुट्टी को, फिर इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात ही आ रही। तो ऐसे जो उसकी नेचर से अपने आप में तय कर दिया गया हो तो उनका भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। भैया यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मैं आगे चलूँ। अब भैया जो कोर्ट है सारी चीजें तो जानता नहीं है, और मान लीजिए अगर आप कोर्ट से गए किसी मेडिकल टर्म्स के बारे में तो उसे क्या किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी होगी, किसी फॉरेंसिक साइंस की बात करते हैं तब उसे किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी होगी। अब उन स्थिति में जहां कोर्ट को यह दिखाई देता है कि जो एक्सपर्ट है किसी मामले को निस्तारित करने के लिए, किसी चीज को तय करने के लिए उसे एक्सपर्ट की राय की जरूरत है, उस समय क्या है वो
एक्सपर्ट एक या एक से अधिक एक्सपर्ट की ओपिनियन के लिए डायरेक्शन दे सकता है, और अगर जरूरी हो तो एक्सपर्ट के लिए ये भी कह सकता है कि वो भैया आकर के अपनी ओपिनियन दे। अब देखो क्या कहता है, विदाउट प्रिजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन कंटेन्ड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। देखो वहां पे भी एक्सपर्ट और वो कमीशन वगैरह सारी चीजें दी हुई हैं, उन सभी चीजों पर बिना कोई प्रभाव डाले इन एनी सूट अंडर दिस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के किसी कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए अगर कोई सूट फाइल किया गया है या इस एक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आपका यहाँ क्या है टेम्परेरी वो मैंडेटरी इंजंक्शन की हम बात करते हैं, क्योंकि टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर 39 सीपीसी में दिया हुआ है और परपेचुअल इंजंक्शन की बात हम करते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, या कैंसिलेशन ऑफ सूट की बात करते हैं, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, सेक्शन 26 में रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। तो इस तरीके का कोई भी सूट अगर इस एक्ट के अकॉर्डिंग इस एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से डाला हुआ है, उस स्थिति में अगर कोर्ट को दिखाई देता है where the court considers it necessary to get expert opinion, the court को दिखाई देगा कि भैया एक्सपर्ट की ओपिनियन जरूरी है to assist in on any specific issue involved in the suit, जो उस मामले में स्पेसिफिक इशू इन्वॉल्व है और उनके लिए एक्सपर्ट की ओपिनियन जरूरी है और कोर्ट को लगता है तो क्या करेगा, इट में एंगेज, इट में से मतलब कौन है, द कोर्ट में एंगेज वन और मोर एक्सपर्ट्स, एक या एक से अधिक एक्सपर्ट्स को एंगेज कर सकता है एंड डायरेक्ट टू रिपोर्ट टू इट, फिर उन्हें डायरेक्शन भी दे सकता है कि वो भैया कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे ऑन सच इशू एंड में सिक्योर अटेंडेंस ऑफ द एक्सपर्ट बाय प्रोवाइडिंग एविडेंस इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन द इशू। अब वो जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट ने जितनी भी रिपोर्ट बनाई है सारी चीजें हैं उनके लिए अटेंडेंस भी कर सकता है, कोर्ट कहते हैं भैया आए और जो कानून जो आपने रिपोर्ट तैयार की है, जो भी आपकी ओपिनियंस है और वो किसी अगर डॉक्यूमेंट पे भी बेस्ड है उन सबको भी आप प्रोड्यूस कीजिएगा। दूसरा, द कोर्ट में रिक्वायर और डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। अब दूसरा क्या किया, अगर एक्सपर्ट को किसी व्यक्ति की सहायता की जरूरत है तो कोर्ट उस व्यक्ति को भी कह देगा कि भैया इन एक्सपर्ट को हेल्प कीजिएगा। द कोर्ट में रिक्वायर और डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, एक्सपर्ट को दो भैया जो इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट मांग रहे हैं to the expert or to produce or to provide access to any relevant document, goods or other property for his inspection। अगर एक्सपर्ट कहता है कि भैया मुझे इस कागज की जरूरत है या इस डॉक्यूमेंट की जरूरत है या इस वस्तु की जरूरत है या इस प्रॉपर्टी को मुझे इंस्पेक्शन करना है, इस डॉक्यूमेंट को मुझे इंस्पेक्ट करना है, तो कोर्ट कह देगा जिस व्यक्ति के पास है, जिस व्यक्ति के कंट्रोल में होगा उन्हें वो भैया एक्सपर्ट को असिस्ट करे और जैसे ही वो कहेंगे उसे भैया दे देंगे। अब ओपिनियन जितनी भी होंगी एक्सपर्ट की, वो सब क्या है, उस रिकॉर्ड का, रिकॉर्ड कौन सा, जो सूट का जितना भी रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को पार्ट होगी। द ओपिनियन और रिपोर्ट गिवन बाय द एक्सपर्ट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट, उस वाद का एक हिस्सा होगी। एंड द कोर्ट और विद द परमिशन द कोर्ट, चाहे कोर्ट हो या कोर्ट की परमिशन से, एनी ऑफ द पार्टीज टू द सूट। अब जब एक्सपर्ट ने ओपिनियन दी है तो ओपिनियन किसमें, फिर उसके बाद वो पक्षकार है, अब वो दोनों पक्षकार का देखना सारे भैया कोर्ट ने क्या ओपिनियन दी है। या दूसरी चीज क्या है भाई, जब डॉक्टर साहब हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए आकर के गवाही देते हैं तो क्या है, जो डिफेंस विटनेस है, जो डिफेंस काउंसिल है वो उनको क्या एग्जामिन करेगा, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है वो उनको क्या करता है, एग्जामिनेशन इन चीफ होता है। तो ये क्या कहता है, एंड द कोर्ट ऑन विच, और कोर्ट या तो कोर्ट खुद या विद द परमिशन ऑफ कोर्ट एनी ऑफ द पार्टीज, उस सूट के कोई भी पक्षकार में एग्जामिन द एक्सपर्ट, कोर्ट को उस एक्सपर्ट को एग्जामिन किया जा सकता है पर्सनली इन ओपन कोर्ट ऑन एनी ऑफ द मैटर रेफर्ड टू हिम और मेंशन इन हिज ओपिनियन। जो ओपिनियन उन्होंने दिया उसके संबंध में उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। सवाल जवाब मतलब जो रिपोर्ट है उनकी, भाई एग्जामिनेशन चीफ और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन आप पढ़ाइए आप एविडेंस एक्ट में, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें एग्जामिन कर सकता है। ओपिनियन रिपोर्ट और एज टू द ओपिनियन रिपोर्ट और एज टू द मैनर इन विच ही मेड द इंस्पेक्शन, और उनसे संबंधित भैया आपने रिपोर्ट क्या तैयार किया या किस मैनर में तैयार किया, इसको एग्जामिन किया जा सकता है। द एक्ट, और फिर इसके बाद क्या है, जो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट के खुद में तो कोई काम करेगा नहीं,
उसके लिए पैसे वैसे भी मिलेंगे उसे, तो यही कह दिया द एक्सपर्ट shall be entitled to such fee, cost or expense as the court may fix, जिसको कोर्ट या तो फिक्स कर दे, और which shall be payable by the parties in such proportion at the such time as the court may direct। और एक्सपर्ट को दिया एक राइट यहाँ पर यह है कि जो भी फीस और कॉस्ट और एक्सपेंसेस कोर्ट के द्वारा तय किए जाएंगे और जिस प्रोपोर्शन में तय किए जाएंगे दोनों पक्षकारों से वो क्लेम कर सकता है। ये भैया यहाँ कंप्लीट हो गया। और यहाँ तक भैया किसी को अगर कोई डाउट हो तो वो भैया एक बार पूछ ले। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। खुश? नो सर, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। शाबाश। प्राची? Yes, sir, no doubt. डाउट चलो। अनीश? अमृता? No doubt, sir. शाबाश। खुश? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए छुट्टी करें, फिर बाकी कल मिलते हैं।